खुदा अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 25 जुल्हज 1445 हिजरी, जुलाई की है 2 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर ये हफ्ता कांपता हुआ आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। अरे बाप रे, कराची की गर्मी में नो रिलीफ यार। आई मीन शायद कहने को तो इस वक्त आसमान पे कुछ बादल हो, गहरे बादल हो, बारिश तो नहीं बरसाएंगे, लेकिन जो इस वक्त ह्यूमिडिटी का हाल है कराची में, खुदा की कसम, वाकई किसने दुरुस्त करना है। कल मैं डॉन में आर्टिकल भी पढ़ रहा था कि 2015 के बाद इस तरह की कराची में जो है वो गर्मी पड़ी है पिछले 9 साल में। और वाकई एक तो होता है ना कि हर जब भी मौसम होता है यार इस बार गर्मी बहुत हुई है, यार इस बार सर्दी बहुत पड़ गई, नहीं वाकई वैसे इस बार मानने वाली बात है कि यार ये आई वुडंट से लिविंग मेमोरीज आ रहे, बिकॉज 2015 की वो खौफनाक गर्मी आज भी हमें याद है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जा बहाक हुए थे। लोग इस बार भी जा बहाक हुए हैं, लेकिन शायद उतनी बड़ी तादाद में नहीं। बट ये तकरीबन पिछले 1 महीने से चलने वाला स्पेल कराची में अभी तक अपने इख्तिताम को नहीं पहुंचा। हमारा ख्याल ये था कि जुलाई के महीने का आगाज होगा और उसमें कुछ छूट हमें जो है वो मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं इसलिए स्टोरी सुना रहा हूँ अपनी, बिकॉज लिफ्ट एज ऑलवेज बंद थी। अच्छा पता है मेरे लिए ना एक नेगेटिव रीइंफोर्सर बन चुका है कि मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग वन ऑफ द रीजंस मैं शायद जल्दी कभी सोचता भी हूँ आने का, और तो इस मौसम में मैं नहीं आता, मैं जल्दी यार नहीं आता, बैठा रहता हूँ घर में 5 मिनट एक्स्ट्रा के, मुझे फिर वो 7 फ्लोर चढ़ के जो है ना ऊपर आना पड़ेगा। नॉट दैट आई रन अवे यार, आई एस्केप फ्रॉम एक्टिविटी, और ये आप लोग मुझे जानते हैं अच्छी तरह, इट्स जस्ट द वेदर। आई मीन सीरियसली अभी जब ये एसी में मैं घुसता हूँ तो ऐसा लगता है ऐसा पता नहीं पाकिस्तान से निकल के कहाँ मैं स्विट्जरलैंड आ गया हूँ कहीं। सो बहरहाल चलें जी, ज़ुएब हसन की आवाज आप सुन रहे थे बैकग्राउंड में, जरा चेहरा तो दिखाओ। होप यू गाइस एंजॉय दैट सॉन्ग। 7:15 हो चुके हैं प्रोग्राम में। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी फेसबुक कम्युनिटी है द सनराइजर्स कम्युनिटी, और वहां पे मैंने मैसेज ऑफ द डे थोड़ी देर पहले पोस्ट कर दिया था, तो फिर आप जाके उसमें उसके जवाब में अपना पैगाम लिख सकते हैं। फिलहाल हम जो करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि आपको लिए चलते हैं अभी एक ब्रेक की जानिब। मुख्तसर सा ब्रेक है, शुड नो अब few seconds more than 1 minute, so बस यानी गए और वापस आए और फिर तफसील से वापस आके बातें करते हैं। Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me Adil and good morning। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ लदा हुआ शो जो है आपकी खिदमत में हम एक बार फिर से ले आए हैं। So या चलें जी, आप मौसम के हवाले से रोना धोना फिलहाल बंद करते हैं और बस सिर्फ एक बात बताता हूँ यार, आज फिर सुबह जब मैं पार्क में पहुंचा 48 फेल्ट लाइक 41 डिग्री सेल्सियस मैन। या तो मैं वेदर बहुत ज्यादा ही डिटेल में पढ़ रहा हूँ मुझे लग रहा है आजकल, यानी मैं ऑब्सेस सा हुआ हूँ अहमद की तरह। हमारे साहबजादे वेदर पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। ही हैज गिवन अप एनी होप कि यार हमारा ख्याल था कि जुलाई के पहले हफ्ते में कराची में कम से कम मौसम जो है वो बेहतर हो जाएगा, लेकिन नाउ वी हैव गिवन अप होप एंड that's the case. Like अब वो सेकंड वीक पे ले गए हैं कराची में कुछ बारिशें वगैरह। वैसे कल कुछ बारिश का वेडनेसडे को कराची में इम्कान है, लेकिन मौसम में कोई वाज़ेह तब्दीली फिलहाल ये जो हाई ह्यूमिडिटी वाला फेज है, इवन दो कल कराची में जो समंदरी हवाएं उन्होंने कुछ अपनी कमबैक जो है वो जरूर किया था, लेकिन सुबह में स्टिल आई थिंक it was tough. चलें जल्दी से अब आप लोगों के मैसेजेस पे जो है वो हम नजर डालते हैं और मैसेजेस पे नजर डालते हैं। आज का पहला मैसेज मैं इस वक्त स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ एंड वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। फहीम अली खान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। सूरह हिजर की आपने आयत नंबर 49 और 50 शेयर की है। ए नबी मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत दरगुजर करने वाला हूँ और बहुत रहीम हूँ। बिल्कुल जी, कभी कभार आपको ऐसा लगे कि आप गुनाहों के बोझ तले दब गए हैं तो इस आयत को जरूर याद कीजिए। और अल्लाह ताला जो है वो कहते यही हैं कि ए नबी अपने बंदों को, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो है वो हो सकता है ये इसका एक बैकग्राउंड होगा, हो सकता है कुछ सहाबा कराम के साथ कोई गुफ्तगू हो रही होगी जिस पर अल्लाह ताला ने ये आयत जो है वो नाजिल की होगी, जिसमें उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है कि मेरे बंदों को ये बोल दीजिए कि मैं बहुत दरगुजर करने वाला हूँ और मैं बहुत रहीम हूँ। और अल्लाह ताला की ये जो कहना चाहिए कि अल्लाह की हर वस्फ जो है, उसकी हर सिफत जो है वो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन अल्लाह की आई थिंक वो सिफत जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं वो उसकी
रहमान और रहीम होने के हवाले से है. और वो खैर काफ़ी दफ़ा हम ये बात भी कर चुके हैं कि दुनिया के जो ज़्यादातर मज़ाहिब हैं उन्होंने जो खुदा का एक कॉन्सेप्ट बनाया है वो एक बड़ा जालिम और जाबिर और एक जुल्म करने वाली हस्ती का बनाया है. वरना तो खुदा बहुत ही रहीम और करीम है और बहुत मग़फ़रत करने वाला है. थैंक यू सो मच फ़हीम, बहुत शुक्रिया जी. इसके अलावा फ़हीम ने एक और खबर शेयर की है. ब्रो, what is the background of this transaction? Why SIUT is going to acquire this? It made me confused. That's why I ask you. भाई, आप कभी भी किसी चीज के हवाले से कंफ्यूज हुआ करें, आप प्लीज मुझसे पूछा करें और आप लिखा भी करें. जिस तरह आप ब्रो लिखते हैं, आप कमेंट भी लिखा करें. प्लीज कमेंट. आप प्लीज देखो यार, बात सुने यार. ये मैं आपको अपना भाई समझ के आपके साथ हंसी मजाक करता हूँ ना, इसका हरगिज़ ये मतलब थोड़ी है कि आप कहें यार अब मैं अपने जुमले चेंज कर दूंगा कि अदील ने ही वेंट आफ्टर दिस पर्टिकुलर यूज ऑफ टर्म. सो प्लीज कमेंट आप लिखा करें, ठीक है जी. अच्छा, आपने कौन सी, अच्छा ये बेसिकली कराची की एक बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग है जिसको रीजेंट प्लाजा कहा जाता है. और ये कराची की शाहर फैसल, जो कि शहरग जिस रोड को कराची के कहते हैं, उस पे ये होटल कई सालों से, कई दहाइयों से, अगर मैं गलती पर ना हूं तकरीबन 4 दहाइयों से तो ये होटल यहाँ पर मौजूद है. पहले ये ताज महल के नाम से होटल हुआ करता था और अगर मैं गलती पर ना हूं, यानी मेरी जो पहली याददाश्त है वो यही है कि ये ताज महल होटल ही कहलाया जाता था. उससे पहले कुछ होता होगा तो मुझे पता नहीं है, वो आप मेरी तस्दीक कर सकते हैं. मुझे ये भी याद है कि उस जमाने में नीलाम घर की जो शूटिंग हुआ करती थी वो यहीं पर हुआ करती थी. अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद के ये हॉलिडे इन क्राउन प्लाजा बन गया था. फिर उसके बाद जो है इट बिकेम रीजेंट प्लाजा. एक पाकिस्तानी कंपनी जो है वो उसको ओन किया करती थी. बट नाउ दिस बिल्डिंग, दिस स्ट्रक्चर हैज बीन सोल्ड टू SIUT और सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट. ये पाकिस्तान के बड़े इदारों में से, मेडिकल इदारों में से एक है. और डॉक्टर अदीब रिजवी, पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं इस तरह की शख्सियात जो कि पॉजिटिव मानों में लेजेंडरी हैसियत इख्तियार कर लेते हैं. वरना नेगेटिव लेजेंड तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में माशाल्लाह पूरे ट्रक क्या बल्कि पूरी ट्रेन भरकर हैं. लेकिन जहां हम पाकिस्तान के अजीम तरीन लोगों में से बात करते हैं जो कि अभी भी हमारे साथ अल्लाह ताला ने, we have been blessed that these people are still around. डॉक्टर अदीब रिजवी उनमें से एक हैं और उन्होंने ज़ाहिर है आप जानते हैं इस इदारे को क्या कमाल इदारा जो है वो बना दिया है. सो SIUT ने अब से कुछ अर्से पहले ये ट्रांजैक्शन की थी एंड ये जब जिस वक्त ये हुई थी ट्रांजैक्शन, अब तक मेरा साल से ऊपर हो गया है. फ़हीम, उस वक्त भी इसका काफ़ी जिक्र हुआ था बिकॉज ये PHDL जो है, इट्स अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी. ये अगर आप स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो वहां पे आपको जाके जो है वो PHDL अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो कंपनी वहां पे मिल भी जाएगी. और मैं अभी देख रहा था कि कुछ PHDL का शेयर ना सिर्फ ट्रेड हो रहा था बल्कि नेगेटिवली जो है वो ट्रेड हो रहा था. तो उसमें खबर ये आई है कि PHDL बेसिकली ओन्स रीजेंट प्लाजा और अब एक बड़ी ट्रांजैक्शन हुई थी. आई थिंक इसका अब मुझे वो अमाउंट या वो नंबर वगैरह याद नहीं है, लेकिन एक बड़ी ट्रांजैक्शन हुई थी. कई बिलियन डॉलर अल्लाह करे कभी पाकिस्तान में बिलियन डॉलर की भी ट्रांजैक्शन हो, कई बिलियन रुपए की जो है वो ट्रांजैक्शन हुई थी. और उसके बाद SIUT ने विच इज गॉट अ ह्यूज एंडाउमेंट फंड ऑफ कोर्स, उन वहां से उन्होंने जो है वो ये परचेजिंग की थी. अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये लेवरेज परचेजिंग की है, नहीं लेवरेज परचेजिंग से मुराद ये कि क्या उन्होंने कर्जा लेके ये किया होगा या क्या किया होगा. आई डोंट नो अबाउट दैट. नहीं, ओके, द शेयर closed around 1.9% up yesterday. और यार 52 वीक्स में मैं आपको बताऊं, ये जो PHDL है 52 वीक्स में the share price has gone up from 73 rupees to 620 rupees. That's a return of 658 rupees. यानी अगर आज से एक साल पहले आपने PHDL, पाकिस्तान होटल्स डेवलपर्स लिमिटेड नामी कंपनी में ₹1 इन्वेस्ट किया था तो इस वक्त उसकी वैल्यू 659 रुपए हो चुकी थी. वाओ. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस वन ट्रांजैक्शन जिसमें ऑफ कोर्स वो रीजेंट प्लाजा जो है इसको बेच के अब ये इसको अब वो क्या करेंगे इसका, ये तो फिर हमें जो है वो मुजफ्फर बावेजा साहब से पूछना पड़ेगा जो कि CEO. अच्छा, मुझे पता नहीं है कौन है ये, इसको मैं PSX की वेबसाइट खोलूँ, इसके उनके सामने नाम लिखा हुआ है मुजफ्फर F बावेजा साहब. और वो क्या करेंगे इतने सारे पैसे का, दैट रिमेन्स टू बी सीन. आर दे गोइंग टू बिल्ड अनदर होटल इन कराची? मुझे नहीं लगता. इस वक्त होटल का काम इतना कोई खास पता नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा. और या फिर वो क्या कर सकते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में होटल खोलें. इस वक्त गेम यार वो चल रही है सीरियसली यार. अभी मैं अपने इंस्टाग्राम की फीड देख रहा था, उसमें यार कोई शिगर में बड़ा खूबसूरत सा एक होटल खुला हुआ है और कुछ सेलिब्रिटीज भी वहां पर गई हुई हैं. और seriously man, there's something big missing in my life. I've never been to Gilgit Baltistan man. What a shame. आगे बढ़ते हैं. ओह भाई, ये क्या, वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिज्म डे is celebrated every year on 2nd July, also referred to as the International Sport Journalist Day. The holiday was created in 1994 by the International Sports Press Association to celebrate its 70th anniversary. भाई क्या बात है, आपने जो तस्वीरें भी
लगाई हुई हैं स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज की, और जिसमें जैनब भी नजर आ रही हैं, फातिमा भी नजर आ रही हैं, और आलिया रशीद साहिबा, हर्षा भोगले, क्या बात, इकबाल भाई, आपने इस नाचीज की भी तस्वीर लगाई है सवेरा के साथ. सो प्रीटी कूल सर, प्रीटी कूल, थैंक यू सो मच. सो हैप्पी वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे टू ऑल माई फ्रेंड्स. जबरदस्त. अताउर रहमान साहब कहते हैं Yesterday's YouTube show was very informative. It is becoming an addiction now. Thank you for putting great effort to make YouTube show so interesting and informative. हाँ सर, मेरा ये ख्याल है, आई थिंक यूट्यूब शो का जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट होता है वो बड़ा जबरदस्त होता है, इसमें कोई शक नहीं है. और क्योंकि इसमें ऑडियो विजुअल हेल्प भी हमें, यहाँ पे तो हमें ऑडियो हेल्प हासिल है, लेकिन वो जो विजुअल हेल्प मिलती है, आई थिंक दैट रियली एड्स टू द एंटायर थिंग, एंड देन योर कमेंट्स एंड ऑल एंड स्टफ. सो हाँ, इट इज हार्ड वर्क, ये कह देना, और एक कमिटमेंट है. देखें, 1 साल हो गया कमिटमेंट का, आपको पता है भाई के साथ कोई प्रॉब्लम है नहीं, लंबी लंबी कमिटमेंट्स करता हूँ मैं, और एक बार मैं कमिटमेंट कर लूँ तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता. लेकिन फिर भी आई मीन यस, आई वुड रियली लव टू सी मोर ट्रैफिक देयर, बट ट्रैफिक इज प्रीटी मच फ्लैट देयर, बट आई थिंक शोज आर गुड, नॉट बैड एक्चुअली. अताउर रहमान साहब ने एक एक्सरे भी भेजा है और कहते हैं 15 days पास सिंस माई फुट फ्रैक्चर्ड. Yesterday repeated X-ray show absolutely no healing. Missing my walk routine and pacer challenge. Last month I was completing 10,000 before incident. Don't know when will I be able to walk again. So that is pretty sad, sir. आपने अपने एक्सरे की तस्वीर मुझे भी भेजी है, और ये मुझे देख के जो है बड़ा अफसोस हुआ कि आप कह रहे हैं कोई हीलिंग नहीं हुई है. क्यों ना आप अपनी ये एक्सरे की तफसीलात जो हैं ये हमारे दोस्त रजी मर्चेंट साहब को भी भेजें. नहीं, रजी मर्चेंट साहब कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन आपको अंदाजा हो कि रजी मर्चेंट साहब ने एक हमारा बहुत सारे सब ग्रुप्स भी बने हैं ना. आपको पता है हमारे सनराइजर्स के बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं, जिसमें एक सब ग्रुप जो है वो बैंकर्स का है, जिसमें वो पता नहीं ईदी के नोट्स फ्रेश पे वो नोट एक्सचेंज कर रहे होते होंगे, क्या कर रहे होते होंगे मुझे नहीं पता. आई ऑप्टेड आउट नॉट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप बिकॉज ऑलरेडी टू मेनी ग्रुप्स इन माय लाइफ. लेकिन रजी साहब इस ग्रुप को चला रहे हैं. देयर इज अ फार्मासिस्ट ग्रुप एज वेल, जिनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो शो सुन रहे होते हैं. तो रजी साहब ने उनको भी एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया हुआ है. दैट्स वेरी काइंड ऑफ देम. सिमिलरली हमारे एक डॉक्टरों का ग्रुप है, डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस का ग्रुप, तो उसमें कुछ ऑर्थोपेडिक के भी हमारे दोस्त हैं, तो मे बी दे कैन शेयर योर एक्सरे विद देम, और वो आपको अपनी कुछ विशेष टिप्पणी जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन इस पे दे सकते हैं. इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ सेकंड ओपिनियन व्हेन इट कम्स टू सम मेडिकल डायग्नोसिस एंड ऑल. सो गो फॉर इट सर, गो फॉर इट. जवेद साहब के हस्ब मामूल 2 ट्वीट्स आए हुए हैं, जिसमें से एक आपने बात की है नीट के एग्जाम के हवाले से. इंडिया में इस वक्त बहुत बड़ी खबर है, और वही मसला है ना यार, हम अपनी खबरों में इतनी पड़े रहते हैं. मैं आमतौर से अपना जो यूट्यूब शो होता है उसमें जरा इंडिया के हवाले से थोड़ी ज्यादा बात करते हैं, बिकॉज इंडिया से थोड़ी बहुत ऑडियंस आती है. 15-20% ऑडियंस जो मेरी होती है वो इंडिया की होती है, और जरा उनके हवाले से कल भी जैसे हमने राहुल गांधी के हवाले से बात की थी, कल बड़ी जबरदस्त स्पीच राहुल गांधी ने की, जिसमें कुरान को भी उन्होंने जो है वो कोट किया था. बहुत जबरदस्त स्पीच की यार राहुल गांधी, इज रियली मैच्योरिंग. रिमेंबर मैंने इलेक्शन के बाद ये बात बोली थी, और जो रफ्तार के साथ मेरी पॉडकास्ट थी उसमें मैंने ये बात बोली थी कि दिस वाज द कमिंग ऑफ एज इलेक्शन फॉर राहुल गांधी, एंड द वे ही इज कैरिंग हिमसेल्फ एज एन ऑपोजिशन लीडर. ऑलरेडी इस नई पार्लियामेंट में जो ये गालबन 18वीं लोकसभा है, कौन सी है पता नहीं, सो उसमें जबरदस्त काम कर रहा है बंदा. और उसने कल नीट का भी जिक्र किया. तो नीट इंडिया में एक एग्जाम होता है जो कि मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस का एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. आई मीन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जो मुन्ना भाई का एडमिशन हुआ था मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अस्थाना वाले, तो वो भी नीट का एग्जाम, वो जो उन्होंने दिलवाया था एग्जाम, वो नीट का एग्जाम दिलवाया था उसको. वो जो पारसी बंदा बिठाया था, क्या नाम था उसका, जो भी नाम था, तो वो बेसिकली इंडिया में ये एक फेडरली एडमिनिस्ट्रेड, उनकी नेशनल एक टेस्टिंग एजेंसी है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड, यानी वफाकी हुकूमत का एक इदारा है जो कि ये टेस्ट लेता है. और इस टेस्ट की बुनियाद पर ही इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलते हैं. तो इंडिया में जब भी कोई चीज होती है, जाहिर है एक तो ये कि बहुत लार्ज स्केल में होती है, और उससे निकलने की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत कम होती है, बिकॉज एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट होती हैं. अच्छा, ये प्राइवेट कॉलेजेस के टेस्ट भी उनको नीट से पास होकर निकलना पड़ता है. सो बहुत मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट एवरी ईयर दे सिट इन दिस एग्जाम, और उसमें से कुछ लाख जो हैं वो शायद पास हो जाते हैं, कुछ लाख भी नहीं, आई मीन एक लाख समथिंग कोई ऐसे ही नंबर इसमें होता है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग दैट एग्जाम इज वेरी लो. लेकिन इस बार जो है ना, जैसे नीट का एग्जाम ये हुआ था जून के फर्स्ट वीक में, और ये वही टाइम है जिस वक्त आपको पता है कि मोदी जी इलेक्शन जीत के बड़ी मुश्किल से आए थे, और फिर नई नई उनकी हुकूमत बनी थी, ये सारी चीजें हुई थी. और उनका सबसे पहला स्कैंडल जो गवर्नमेंट का आया वो बेसिकली ये नीट एग्जाम आ गया, बिकॉज इस बार ये सामने आई बात कि कुछ स्टूडेंट्स ने एक्स्ट्रॉर्डिनरीली हाई स्कोर्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए नीट की तारीख में. रिमेंबर दैट मूवी कभी हाँ कभी ना, उसमें वो कहता है ना इकोनॉमिक्स में 97 नंबर, तो उसमें जो शाहरुख खान की वो डॉन जो है वो जाली डिग्री बनाता है, और वो कहता है, शाहरुख खान कहता है 97 तो किसी के आते नहीं है इकोनॉमिक्स में, तो उस पर फिर वो
पटेल कहता है कि तो कोई बात नहीं, पहली बार आ गए किसी के. तो वही वाली कहानी हुई है कि नीट में इस बार इतने हाई नंबर्स आए कि उसमें, और फिर ये खबरें आई कि जी पेपर पहले से आउट हो गया था, वहां पे चीटिंग हुई थी, ये सारी चीजें, स्पेशली 2 स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु. तो क्योंकि ये फेडरल सब्जेक्ट था, तो इन दोनों रियासतों की हुकूमत, जहाँ पे ऑपोजिशन पार्टियों की हुकूमत है, ऑफ कोर्स तमिलनाडु में जो है वो डीएमके सरकार है, द्राविड़ मुन्नेत्र कळिगम, उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने चढ़ाई कर दी फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर. और फिर वहां पे तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल में, उन्होंने जो है वो एकदम उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट को छोड़ेंगे नहीं हम, कि हमारे लोगों के साथ यहाँ ज्यादती हुई है. बिकॉज हो यही रहा ना कि मेरिट पे जो बच्चे मेहनत करके पूरे साल मेहनत करके इस एग्जाम में अपीयर हुए होंगे वो पीछे रह गए. तो बड़ा इंडिया में एक मेजर इशू ये हो गया है. और कहते हैं जी इसमें बीबीसी का एक फीचर आया हुआ है जिसमें बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लड़कियां भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लड़के भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ज़ाहिर है उनके मुस्तकबिल का सवाल है. सो वो खबर जो है वो आज की ये मेन न्यूज है. अभी आपको जो है हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, 7:35 is the time. Sunrise show में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, एंड जनाब हसान शेख कहते हैं इन 1990 मक्का टनल ट्रेजेडी 1400 मुस्लिम pilgrims are suffocated to death and trampled upon the pedestrian tunnel leading to the holy city of Makkah. बिल्कुल जी, आई थिंक बहुत ही खौफनाक वाकया हुआ था. आई थिंक परहैप्स दी वर्स्ट एक्सीडेंट जो कि हज के दौरान हुए हैं. आप कहते हैं 1990 में ये मक्का टनल ट्रेजेडी हुई थी. उसके बाद से ज़ाहिर है सऊदीज, उसके बाद भी ये ट्रेजेडीज हुई हैं. मिना में कैंप्स में, अगर आपको याद हो, उससे कुछ सालों बाद है कि मिना के कैंप्स में जो है वो आग लग गई थी जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो है वो जहाँ बहाक हुए थे. लेकिन नाउ दे हैव डन अ ग्रेट जॉब, नो डाउट. इस बार ज़ाहिर है आप जानते हैं बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इंतकाल हुआ. लेकिन उसमें उनका कहना ये है कि अराउंड 80-85% वो लोग थे जो कि रजिस्टर्ड नहीं थे. सो लेट्स सी. चलें जी, इसके अलावा हसान शेख का ये कहना है 80% ऑफ द पीपल रिमेन क्वाइट इवन व्हेन दे रियली वांट टू से समथिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड एन आर्गुमेंट विद समवन दे केयर अबाउट. ये मेरे ख्याल से शौहरों की बात हो रही है यहाँ पे. आई थिंक अच्छा, ये ऊपर जुल्फी ने लिखा हुआ भी है. मेरे ख्याल से शौहर होते हैं, आपको पता ना, ज्यादातर शौहर जो है वो आर्ग्यूमेंट में चुप हो जाते हैं. यार ठीक है, फाइन. आई मीन मैं बोलूंगा वो, मतलब खातून को तो माननी नहीं है ना बात असल में. आई नो लोग कहेंगे व्हाट अ मिसोजिनिस्टिक कमेंट दिस इज. अबे एज अ हस्बैंड बात कर रहा हूँ यार. होता है यार, बहुत बात जगहों पे आप डिसाइड ही कर लेते हैं, नहीं यार बस छोड़ यार, बोलने दो यार, बोल. अल्लाह मुझे सब्र दे, अल्लाह मुझे सब्र दे, अल्लाह सब्र दे, अल्लाह बस मदद करे, अल्लाह में सब्र दे या अल्लाह. बस ये दुआ करते रहा करें आप ना. आप देखिएगा बेगम साहबा थोड़ी देर में खुद खामोश हो जाएंगी. आप भी हो जाए 1-2 घंटे में मामला ठीक हो जाएंगे. ठीक है जी, आजमाया हुआ और बड़ा अच्छा तरीका है ये. आगे बढ़े तो दुआ करें, वजीफा पढ़ना शुरू करें, अल्लाह बस सब्र दे, अल्लाह मदद करिए, अल्लाह मेरी. तुम आगे बढ़ते हैं जी. अब्दुल अली मुगल साहब, बिल्कुल जी, आपने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से खबर शेयर की है. ट्रंप मूव्स टू ओवरटर्न मैनहट्टन कन्विक्शन साइटिंग इम्यूनिटी डिसीजन. आज के प्रोग्राम में आगे चल के जब हम तफसील से जरा इंटरनेशनल टॉपिक्स के हवाले से बात करते हैं तो मुगल साहब की दी हुई ये खबर जो है उस पर हम जरूर बात करेंगे. डोनाल्ड ट्रंप के हक में कल एक बड़ा डिसीजन आया है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से और डोनाल्ड ट्रंप उस डिसीजन से बहुत खुश हैं और जो बाइडन जो है वो उस डिसीजन से बहुत नाराज हैं. सो इस पे आगे चल के जो है वो हम जरूर प्रोग्राम में बात करेंगे. चलें जी, फेसबुक पे भी जरा नजर डाल लेते हैं जी कौन कौन है. लाइबा मलिक का मैसेज आया, थैंक यू सो मच. कहती हैं गुड मॉर्निंग अदील भाई. वालेकुम अस्सलाम. रूसा कहती हैं मॉर्निंग विदाउट शाइनिंग सन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. अच्छा, यानी कि बादल हैं कराची के ऊपर लेकिन यार बहुत ह्यूमिड है यार. उमेर बाबर कहते हैं इंडिया नीट का तो सुना तो हमारी सिंध गवर्नमेंट याद आई, पता नहीं कुछ सेम स्टोरी है. हाँ यार, बात यह है कि इंडिया में कंट्रोवर्सी बन गई है, हमारे तो अब कंट्रोवर्सी भी नहीं बनती. भाई पुर्तगाल या फ्रांस, व्हाट डू यू से, हु इज योर फेवरेट? शहजाद फ्रांस ऑफ कोर्स यार. पुर्तगाल यानी कल यार सुना है कल क्रिस्टियानो रोनाल्डो रो गया, पता चला मुझे पेनल्टी मिस होने के बाद रो पड़ा हो. तो यार आपको पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद यार. तो मुझे लग रहा है पुर्तगाल हार जाएगा ये मैच फ्रांस से पेनल्टीज पे यार. आई मीन इतना छोटा सा मुल्क स्लोवेनिया यार, उसकी औकात क्या है यार, आप उनके साथ पेनल्टीज पे ले जा रहे हैं. आए बड़े फॉर्मर चैंपियन. मैनी थैंक्स फॉर प्लेइंग ज़ोहेब हसन सॉन्ग, दैट्स व्हाई वी लव यू. यार यू आर मोस्ट वेलकम यार. जब पता है आज जब मैं शो में दाखिल हुआ तो ज़ोहेब हसन ने गाना बज रहा था और मेरे जहन में आपका मैसेज आया कल यार जो आपने किया था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने गाना सुन लिया और मैं सोच रहा था कि काश आप सुन रहे हो प्रोग्राम उस वक्त. अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहें. तहसील मेलसी जिला वहाड़ी से खुशामदीद आसिफ साहब, थैंक यू सो मच. कयूम नवाज कहते हैं हैवी रेन इन बनी गाला इस्लामाबाद, गुड वेदर. वाह यार कयूम साहब, एंजॉय करें सर. कयूम नवाज साहब
शनीला जबरदस्त मैसेज आपने भेजा, सलाम भेजा है, मैं कुछ और बोलने वाला था लेकिन खैर. शनीला शौकत खिलजी, वालेकुम अस्सलाम आपको. रोमाना कहती है अस्सलाम वालेकुम, एंजॉयड योर यस्टरडेज शो एंड डिलाइटेड टू सी योर सन अहमद एंड प्रिंसेस सारा, कन्वे माई लव टू देम. बहुत शुक्रिया रोमाना, बहुत शुक्रिया. लईक अहमद सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम. जरीन अवान कहते हैं भाई बारिश होने के बावजूद यहाँ बहुत गर्मी है, बिजली के नाम की तो चीज ही नहीं है यार. बड़े अफसोस की बात है, लेकिन इंशाल्लाह चलें अब बस मौसम, आप जहाँ रहते हैं जरीन अवान, इंशाल्लाह वहाँ बारिशें अब काफी रेगुलरिटी के साथ शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह. शहजाद अहमद कहते हैं पोर्चुगल विन, व्हाट अ मैच, गोल कीपर डिएगो कोस्टा सेव द मैच, रोनाल्डो मिस पेनल्टी 105th मिनट, शूट आउट 3-0. जबरदस्त पूरा मैच ही आपने पूरे मैच की समरी सुना दी शहजाद अहमद साहब ने. अब मुझे आगे 7 बजे के बाद जरूरत ही नहीं है इसकी बात करने की. अरशद महमूद मलिक कहते हैं स्टे ब्लेस्ड विद हेल्थ, थैंक यू. इस्लाम उल हक ब्लास्टर सुबह बखैर. इस्लाम उल हक ब्लास्टर, आई होप आपकी सालगिरह बड़ी अच्छी जो है वो गुजरी होगी. और इसके अलावा हाँ जी, हम शाहीन का भी मैसेज आया है और शाहीन कहती हैं गुड मॉर्निंग, फरहान सईद का सॉन्ग क्या करें, फरहान सईद का सॉन्ग क्या चलाना है क्या, ये पूरा मैसेज लिखा करें ना. अब मुझे समझ में थोड़ी आया कि लिखा हुआ क्या है, लेकिन खैर चलें जी. और क्या अच्छा जी, एक दोस्त का मैसेज आया, कहते हैं मैं खामोश हो जाऊं मेरी बेगम तब भी समझ जाती हैं, कहती हैं कि जानबूझकर खामोश हो गए. वाकई यार जानबूझ के खामोश हो गए हैं, बोलें कुछ बोलें बोलें. यार मैं बोलूंगा तो और लड़ाई होगी, नहीं बोलना पड़ेगा आपको यार. वैसे क्या अल्लाह ताला ने एक ममासलत बनाई है, क्या सिमिलैरिटी, लाइक एक होता है ना ह्यूमन इंस्टिंक्ट. वो एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम था कार्ल यूंग, एंड ही केम अप विद अ थ्योरी, आई थिंक कार्ल यूंग की थ्योरी थी, व्हिच वाज कॉल्ड द कलेक्टिव अनकॉन्शियस. यानी जो बनी नौ इंसान है उसमें ये कुछ डिफॉल्ट सेटिंग अल्लाह ताला ने जो है ना वो करके भेजी हुई हैं, यानी उसमें बाय बर्थ. अब मुझे नहीं पता कार्ल यूंग जो है वो एथियस्ट था, तो इतने बड़े जो लोग होते हैं पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो एथियस्ट हो जाते हैं, लेकिन कार्ल यूंग पता नहीं एथियस्ट था या नहीं, लेकिन उसने ये बात बोली थी कि ह्यूमंस जो हैं दे शेयर सर्टेन इंस्टिंक्ट. उनकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि इंसान को जो है वो सिखानी नहीं पड़ती, लेकिन अ लॉट ऑफ ह्यूमन आर बोर्न विद दीस कंडीशंस. सो आई थिंक ये जो बेगम वाला जो है सीन, ये भी कुछ बेगमात वाला जो सीन है ये भी कुछ ऐसे ही है कहीं ना कहीं. ऑलराइट जी, बाकी क्या सीन है. रात 12 बजे से 4 बजे तक देयर वाज नो लाइट. ओहो, दैट इज प्रीटी सैड भाई. ये लाहौर में डॉक्टर फरा का मैसेज आया है. यानी यार देखें, आपको पता है कि कितनी मेहनत कर रही है. मैंने सुना है जी मरियम नवाज शरीफ अपने शहर के लिए, सुनने में आया है कि जी LDA को बोला गया है कि लाहौर की तमाम जो नहरें और पानी की जो गुजरगाहें उन सबको साफ रखा जाए बिल्कुल, बिकॉज जो बारिश का और मानसून का सीजन अब बस बिल्कुल अपने आगाज पे पहुंच गया है. उसमें अगर लाहौर शहर में पानी भरा तो फिर अच्छा नहीं होगा. कल आपने वीडियो भी देखी कि मरियम नवाज अपनी कोई 10-15 करोड़ की मर्सिडीज SUV में जो है वो गाड़ी में बैठी हुई जा रही हैं और मोबाइल फोन में किसी से बात कर रही हैं कि मैं अंदरून लाहौर जा रही हूँ देखने के लिए, और पीछे कोई कैमरे से वीडियो बना रहा है. बिकॉज जाहिर है, देखिए आपको पता है टिकटॉक बनाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है. ये मैं नहीं कह रहा, मरियम खुद कहती हैं. सो बेचारी मरियम जो है ना वो इतनी मेहनत कर रही है अपने शहर के लिए, बिकॉज आपको पता है कि जो शरीफ खानदान है उनकी कुल कायनात जो है वो तो सिर्फ लाहौर शहर ही है, उसके अलावा तो वो आगे पीछे कहीं और ज्यादा देखते नहीं है. सो मेहनत कर रहे हैं वो अपने शहर के लिए, और उसके बावजूद वापडा जो है वो उनकी पूरी गेम, और लेस्को जो है पूरी गेम खराब कर रहा है इस तरह बिजली बंद करके. यानी रात में 4 घंटे अगर वो कहती हैं जी कि वहाँ के उस इलाके में लाहौर के एक मुतवस्सित इलाके में अगर रात में 4 घंटे बिजली नहीं होती है तो पब्लिक क्या सोच रही होगी. इतनी मेहनत करने तो गालियां पड़ रही होंगी ज़ाहिर है इनको. तो अब आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा. और ये भी उसी दिन हुआ है जिस दिन आपको पता है कि नई टैक्स रिजीम पाकिस्तान में जो है वो इम्प्लीमेंट हुई है. सो वाह, चलें जी. ऑलराइट, बाकी क्या सीन है. बाकी ये सीन है कि अभी हमें बढ़ना है एक ब्रेक की जान. अच्छा, अभी 1 मिनट है हमारे पास, तो ठीक है जी. शाहरुख कहती हैं गुड मॉर्निंग शाहरुख, क्या हाल है आपके, खैरियत. एंड देन ओके फाइन ब्रो कहते हैं ब्रो 10 स्पोर्ट्स एंड PTV आर नॉट टेलीकास्टिंग यूरो कप एंड आई एम नॉट सच अ फैन ऑफ फुटबॉल टू गेट अ पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ टैबमेट. क्या करें यार, अब ये तो मुझे नहीं पता. क्या PTV वाकई यूरो नहीं दिखा रहा है यार? मुझे बड़ी हैरत हुई यार. एक जमाना था PTV में यूरो बड़ा रेगुलर आया करता था. मैंने तो एक दफा ट्रांसमिशन भी यूरो की होस्ट की है बाय द वे, लाइव ट्रांसमिशन PTV पे. अगर नहीं दिखा रहे तो यार अब देखो टैबमेट में तो यार अब देखो मैं टैबमेट आपको रेकमेंड कर देता
लेकिन अब मैं क्या बोल सकता हूँ भाई. कोई अगर कोई लिंक विंक हो फाइम प्रो के लिए तो बता दीजिए यार, ताकि वो देख सकें. अब कहते हुए अच्छा नहीं लगता ये कि इस तरह की कोई लिंक मिल जाए, लेकिन क्या करें यार. चलें जी, अभी क्या सीन है. अभी हमें पढ़ना है ब्रेक की जानिब, लेकिन ब्रेक पर जरा जाने से पहले एक ये मैसेज जो है वो भी आप सुनते चलें. और वो मैसेज ये है कि पोलियो एक लाइलाज मर्ज है और जरा सी कोताही से आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए माजूर हो सकता है. लिहाजा 1 जुलाई से 7 जुलाई तक सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस अजला में खुसूसी पोलियो मुहिम शुरू की जा रही है. इस दौरान अपने 5 साल के बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है. पब्लिक सर्विस मैसेज. हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब, मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वाह क्या बात है, फरहान सही छा गया यार बंदा वाकई. इस गाने में एक लाइन आती है, और फरहान रजा तुम सुनो, यानी जब बेगमात जब नहीं सुन रही हो ना बात, तो बस ये बात जो है ना, आप लाइन उनको सुना दिया करें, मेरे बाद किसको सताओगे. वाह बड़ी खूबसूरत लाइन है. उसको सुन के शायद बेगमात थोड़े से कुछ सेकंड्स के लिए सोचेंगे बात कि इस मासूम ने क्या बात कर दिया, लेकिन खैर, मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे इस तरह से पता नहीं क्या करोगे, मुझको तो बर्बाद किया है और किसने. ये वाली लाइन मत पड़िएगा, ये वाली लाइन मत करें, मुझे बर्बाद नहीं किया, लेकिन बहरहाल बेगमात बड़ी अच्छी होती हैं, अच्छा काम करती हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, अभी अखबारात की खबरें जो थोड़ी देर में हम शामिल करते हैं, बिकॉज वी हैव गॉट लाइक क्लोज टू 9 मिनट्स राइट नाउ. देख लेते हैं कोई और मैसेज है मेरे पास इस वक्त शामिल करने के लिए. सैयद एहसन जामी कहते हैं, चाहत फतेह अली खान के हाथों इस गाने का भी कत्ल हो गया, ये जो हल्का हल्का सुरूर है. यार वैसे चाहत फतेह अली खान यार, कम ऑन मैन, आई स्वेयर. चलें जी, अच्छा काफी सारे मैसेजेस ट्वीट्स आए हैं इस वक्त, को शामिल करते हैं जी. देन वी हैव गॉट मलिक साहब कहते हैं, अदील भाई मरियम को शी शुड बी अशेम्ड ऑफ हरसेल्फ, हर वक्त खुशामदी औरतों में घिरी रहती हैं, ये लगता है कि यार वो बस सब क्या बोल सकते हैं यार. आई मीन शी इज हैप्पी विद दैट. ज़ाहिर आवाम ने तो उनको रिजेक्ट कर दिया और उनको इस बात का अंदाजा भी है, लेकिन वाकई वो जो, अच्छा इसमें प्रॉब्लम यही आती है कि आप उनके इर्द गिर्द जो उन्होंने वो औरतें बिठाई हुई हैं जो कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार जिनको कहा जाता है, अगर आप उन्हें कुछ क्रिटिसाइज भी करें तो फिर आप पे मिसोजिनी के इल्जामात लग जाते हैं. इसलिए यार आई रियली डोंट गेट इनटू दिस थिंग यार, रहने दें उनको अपनी दुनिया में, अपने एको चैम्बर में खुश रहने दें. आगे बढ़ते हैं. सुमेरा कहती हैं, आई वॉन्ट टू नो इफ देयर वर आई के गवर्नमेंट सेकेंड लीगल टर्म, व्हाट 3 थिंग्स वुड बी डिफरेंट बाय नाउ. यार ये हम आर्बिट्ररी चीजों के हवाले से अब क्या इस हवाले से बात करें, लेकिन आई थिंक naturally I think Pakistani exports would definitely have been pretty high, इसमें कोई शक नहीं है. अगर वो सिलसिला तसलसल जो है वो ना रुकता, and there is a strong probability we may not have gone into another IMF program. ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर जो है वो आता है. आई मीन सुमेरा बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है इस पर. सीरियसली स्पीकिंग ऑफ द कफ मुझे यही 2 चीजें जो है वो समझ में आ रही हैं. एक चीज जरूर होती वो ये कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड मोहसिन नकवी डेफिनेटली नहीं होता, ये भी एक पॉइंट है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, फराज कहते हैं, एक्टर ट्रांसफॉर्म देयर बॉडी अकॉर्डिंग टू द रोल कॉज दे आर पेड फॉर इट. This current lot is financially stable. ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बात कर रहे हैं. This current lot is financially stable, yet they do not bother to build authentic body. काम ही नहीं करना, बस पैसे दो. कोहली maintained his diet to ensure that he stays on the top of his game. यार वाकई यानी कि मैंने जो बाबर की अभी ये पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है ना, पता नहीं क्यों ये इनके मैनेजर्स इनको समझाएं कि तुम लोगों की जो मिट्टी पलीद और तुम लोगों ने जो क्रिकेट की, पाकिस्तानी क्रिकेट की मिट्टी पलीद करके आए हो, अपनी ये फिजिकल फिटनेस की वीडियो शेयर करने से ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. पीपल रियलाइज हाउ इनकेपेबल यू गाइज आर. आप लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में कहीं फिट नहीं होते, दुनिया बहुत आगे निकल गई है. आप अभी भी 2016 वाली PSL की क्रिकेट खेल रहे हैं. मुझे जो कल देख के, परसों ये जो वीडियो जब नमूदार हुई, जो देख के मुझे बहुत अफसोस. बाबर की वो गाड़ी वाली वीडियो तो चले रहने दें, वो तो उसने अपना बता दिया कि वो किन के कजन्स हैं, लेकिन बाबर की जो फिटनेस वाली वीडियो आई है वो मुझे देख के वाकई अफसोस हुआ. जिस तरह उसकी द वे हिज बॉडी इज बल्जिंग आउट, लाइक स्पेशली उसका जिस तरह तोंद निकली हुई थी. बिकॉज बाबर के बारे में कम से कम एक चीज जो ख्याल था मेरा वो ये था कि यार ये बंदा अपनी फिटनेस का ख्याल जरूर रखता था, कम से कम कोहली को देख के अपनी जरा फिटनेस का ख्याल रखता था, कुछ वीडियोस वगैरह भी शेयर करता था. लेकिन वाकई ऐसा लगता है कि पिछले कोई 5-6 महीने में ही हैजंट रियली टेकन केयर ऑफ हिज बॉडी. आई रियली होप दैट गैरी कर्स्टन के आने के बाद शायद कुछ फर्क पड़े इस चीज में.
बट वेरी सैड. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर जो है वो नजर डालते हैं. डॉन ने आज बड़ी जबरदस्त अपनी जो है वो लीड बनाई है. आप जानते हैं रिजर्व जजमेंट केस, पूरा पाकिस्तान लाइव देख रहा होता है इसको. रिजर्व सीट्स के हवाले से जो केस है उसमें सीजेपी कम्स टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रेस्क्यू ऑन रिजर्व सीट. टॉप जज नोट्स कोर्ट कैन इंटरवीन इफ कमीशन क्रॉसेस कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज. आई थिंक जो एक चीज बड़ी ऑब्वियस नजर आ रही है इस पूरे इसमें, यानी कि एक सहाफी ने तो मजाक से ये बात भी बोल दी थी कि इलेक्शन कमीशन को वकील करने की तो जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इतना जबरदस्त दिफा जो है वो इलेक्शन कमीशन का करते हैं. चीफ जस्टिस का एक ही मंत्रा होता है कि जी मैं यहाँ पे आइन और कानून की जो है वो हिफाजत के लिए बैठा हुआ हूँ और इसके बियॉन्ड में, इसके मावरा में कोई भी काम नहीं करूंगा. ताहम पाकिस्तान के आइन और कानून में पाकिस्तान की आवाम को जो हक दिया जाता है और वोट को उनका एक फंडामेंटल राइट करार दिया जाता है, उनकी आवाम के वोट की जो मिट्टी पलीद हुई है अगेंस्ट, मैं दोबारा से वर्ड यूज कर रहा हूँ आज 8 और 9 फरवरी की शब को, उसके हवाले से हमारे चीफ जस्टिस साहब आमतौर से खामोश रहते हैं. ख्याल यही है कि आज इस फैसले, आज ये है इसमें जजमेंट रिजर्व की जा सकती है, एक मुख्तसर फैसला आज इस पे आ सकता है. जंग की जो खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आंखें खोल देने वाली खबर है. कल ये मैं मोमेंट लाइव भी देख रहा था. मखसूस नशस्तें, JUI फैसले की हामी, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया. वकील JUI, कुछ गलत हुआ तो उड़ा देंगे. ये आज एक्सप्रेस ने लीड भी बनाई है कि इलेक्शन कमीशन का गैर आईनी इकदाम उड़ा देंगे. कल टीवी पर फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी. आपका मौक़िफ़ उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है. जस्टिस मुनीब अख्तर का कामरान मुर्तज़ा से इस्तफसार. आप देखिए जी, मौलाना फजलुर रहमान ने 4 दिन पहले पार्लियामेंट में बैठ के ये बात बोली थी कि ये गैर कानूनी पार्लियामेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉरी, कि ये गैर कानूनी पार्लियामेंट, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, फिर इलेक्शंस होने चाहिए. और कल, ये 4 दिन पहले की बात है, और फिर मौलाना जो है उनका अपने वकील जो सेनेटर रहे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, वो कल अदालत आलिया के सामने ये कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े में इस मामले के ऊपर. तो ये जिस वक्त ज़ाहिर है इनकी आपस में, असद कैसर साहब जब मौलाना से अपनी पींगे बढ़ा रहे थे, उसी वक्त काफी सारे संजीदा लोग ये बात बोल रहे थे कि व्हाट इज PTI डूइंग आउट ऑफ डेस्परेशन. विच डेस्परेशन यार, पब्लिक इज स्टैंडिंग विद यू. मौलाना फजलुर रहमान तो एक डूबती हुई कश्ती है, उसमें क्यों वो करना चाह रहे हैं. और कल आई थिंक इनको शायद थोड़ी सी समझ और अकल आई हो कि मौलाना डज नॉट स्टैंड, वो उनको सिर्फ उनको हुकूमत का हिस्सा बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए सिलसिला. तो आगे बढ़ते हैं जी, क्या सीन है. MQM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. कहते हैं जी भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत ने तकसीम की बुनियाद डाली. PPP का ये कहना है मुत्तहदा माफी मांगे और गवर्नर अपना इस्तीफा दें. अच्छा, ये MQM और पीपल्स पार्टी की भी निराली मंतक होती है. वैसे मेरे ख्याल से पाकिस्तान के दारुल खिलाफा जो है उसके करीब एक वाक़ई शहर में कोई ना कोई बैठा हुआ शख्स बड़ा कभी कभार बड़े फख्र महसूस करता होगा इस चीज़ का कि यार मैंने इन पार्टियों को, जो MQM और पीपल्स पार्टी, इनको भी एक प्लेटफॉर्म पे लाके जो है ना मैंने इकट्ठा किया हुआ है. मैं कम से कम दिखाने को तो एक दूसरे की बड़ी ये नफरत करती हैं पार्टियां. कल मैं देख रहा था जी, हमारे फैसल सब्जवारी, सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब जो हैं, उनका बड़ा लंबा सा ट्वीट, बड़ी तकरीरें कर रहे हैं आजकल वो, और उसमें वो कह रहे थे जी इस कराची के हक में डाका, 95% रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है, ये कर लें वो कर लें. छोड़ दो ना फेडरल हुकूमत यार, अगर इतना मसला है यार छोड़ दो फेडरल हुकूमत, प्रोटेस्ट करो इस चीज के हवाले से. नहीं, वो तो वो काम नहीं करेंगे. एनीवे, वजीर आजम साहब का बयान आया है, अपनी अलग दुनिया में ये कहीं घूम रहे हैं. कह रहे हैं जी कारोबार दोस्त पॉलिसियों से मईशत मुस्तहकम और सरमायाकारों का एतबार बहाल हुआ है. हर कोई तो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है. और कल जो दूध की कीमतें आपने देखा कि एक मशहूर मल्टीनेशनल कंपनी ने अपनी दूध की रिवाइज कीमतें जो हैं वो जारी की हैं. मुझे तो लग रहा है कि वो मशहूर मल्टीनेशनल कंपनी एक और छोड़ के पाकिस्तान ना चली जाए. तो ये कौन से एतमाद बहाल हुआ है सरमायाकारों का, ये वजीर आजम साहब कभी मिले तो पूछ लें जी. आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है. 2200 दरामदी अशिया पर इजाफी कस्टम्स ड्यूटी, 657 लग्जरी आइटम्स पर रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो आयद कर दी गई है. कारों, जीपों और हल्की कमर्शियल गाड़ियों पर 7%, सब्जियों पर 50 से 55%, चीनी बशमूल व्हाइट चॉकलेट 40%, तंबाकू, बिल्लियों और कुत्तों की खुराक, लिबास और चमड़े पर 50% ड्यूटी आयद कर दी गई है. चलें जी, सब महंगी हो गई हैं चीज़ें ये. आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है जनाबे वाला. PTI में हूँ बानी के मुलाकात का पैगाम आया है, फवाद चौधरी का ये कहना है. MQM ने पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत मजीद 3 जो है वो वजारतें मांग ली हैं. और महंगी बिजली के खिलाफ मुजाहिरे रैलियां. जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान. इस्लामाबाद में अंजुमन ताजरान की कॉल पर आपारा चौक में एहतजाज. रावलपिंडी के कारोबारी मराकज में अलामती शटर डाउन हड़ताल, रैली निकाली. लाहौर और दीगर शहरों में मुजाहिरे और बिजली के बिल नजर आतिश कर दिए गए.
ठीक है जी. पीटीआई कोर कमेटी का क्या कहना है जी? पार्टी छोड़ने वाले फिर से कबूल नहीं. इमरान से उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर ना करने की सिफारिश. मुश्किल वक्त में छोड़ने वालों के पास पार्टी उमूर पर तबसरे का इखलाकी जवाज नहीं. जिन्हें जाने पर अफसोस, उनका फैसला इमरान की सवाबदीद पर. ऑलराइट, चलें जी, वक्त आ गया है कि अभी हम आपको लिए चलें ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप टाइम चेक एंड कमर्शियल ब्रेक. इसके बाद वापस आते हैं, कुछ खेलों के हवाले से बात करते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, चलें जी. क्या खबरें हैं यार, फिजूल थी. यानी बाबर आजम कैनेडियन लीग में मोहम्मद रिजवान की जेरे क़यादत खेलेंगे. यार आई रियली डोंट नो यार. आई थॉट कि हमारी क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो खिलाड़ियों के ऊपर एक पाबंदी लगाई हुई थी कि आप इतनी लीग्स खेल सकते हैं या नहीं. लेकिन ये ऐसी चुन्नी मुन्नी किस्म की लीग्स खेलने चले जाते हैं ये लोग यार. अपनी कोई इज्जत बनाए यार, कोई पता नहीं क्या सीन है. तो पाकिस्तान के ज्यादातर खिलाड़ी जो इस वक्त हैं वो ये कोई कैनेडियन टीम में खेलने जा रहे हैं. कैनेडियन कोई ग्लोबल T20 लीग है जिसमें वैंकूवर नाइट्स नामी टीम है, जिसमें रिजवान कप्तानी करेंगे और बाबर और मोहम्मद आसिफ भी जो है वो उनके साथ होंगे. शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज जो हैं वो टोरंटो नेशनल्स का हिस्सा होंगे. इफ्तिखार क्या है जी, बांग्ला टाइगर्स मिसिसागा की नुमाइंदगी करेंगे. टूर्नामेंट 25 जुलाई से 11 अगस्त तक शेड्यूल है. यानी टेस्ट सीरीज की तैयारी नहीं करनी. ये लोग जो है ये ग्लोबल T20 लीग खेलने जा रहे होंगे फॉर इन कनाडा. चलो जी, क्या कह सकते हैं, आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? पीसीबी की एनओसी पॉलिसी मजीद सख्त हो गई. साइम और आजम को कैरेबियन प्रीमियर लीग में शिरकत की इजाजत नहीं मिल सकी. अजीब सी बात है यार. कहीं वो खिलाड़ी कैनेडियन लीग खेलने जा रहे हैं और सीन क्या हुआ है जी? साइम अयूब और आजम खान को कैनेडियन प्रीमियर लीग खेलने से रोक दिया गया है. दोनों खिलाड़ी अमेरिका और वेस्ट इंडीज में मुनक्किदा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के स्क्वाड का हिस्सा थे. और कहते ये हैं कि जी एनओसी पॉलिसी कौमी और आलमी सतह के कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ियों को सालाना 2 से ज्यादा बैरून मुल्क लीग्स में शिरकत से रोकती है. इसका मतलब ये तो सारी बातें हो गई. कहते हैं जी जराये के मुताबिक मुआहदे की रूह से पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता. चलो यार, ये तो ऐसी बात है. लेकिन बहरहाल जी, आजम खान आपको पता है उसका करियर जो है वो पूरा का पूरा कैरेबियन प्रीमियर लीग के गिर्द ही घूमता है. और अगर बेचारा वो भी नहीं खेलेगा तो फिर रह क्या जाएगा इसके करियर में. लेकिन खैर, चलें जी. शॉन पॉलक ने सूर्या कुमार यादव के कैच को दुरुस्त करार दे दिया. मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई एटलीस्ट जो बंदा कमेंट्री का एम्बिशन रखता है उसको तो कोई इस कैच के बारे में ज्यादा कोई बात करनी चाहिए. लीव दिस टू द सोशल मीडिया गाइज. शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं क्रिकेट में बहुत कुछ दुरुस्त करने की जरूरत है. मेरे ख्याल से वो अपनी क्रिकेट की बात कर रहे हैं. और शाहीन शाह अफरीदी के ससुर शाहिद अफरीदी ने बाबर आजम की कायदाना सलाहियतों पर सवालात उठा दिए हैं. ओके, ऑलराइट, बाकी क्या सीन है? हाँ, एंडरसन इंग्लिश टीम के बॉलिंग मेंटोर की जिम्मेदारी भी संभाल लेंगे. याद रहे जी, जिमी एंडरसन अपने करियर की आखिरी सीरीज अब उसका आगाज जो है वो करने वाले हैं. और वेस्ट इंडीज के खिलाफ इनकी ये सीरीज होनी है आइंदा हफ्ते लॉर्ड्स में. वेस्ट इंडीज के पहले मैच की सूरत में वो अलविदाई टेस्ट मैच जो है वो खेल रहे हैं. 22 साला उनका जो है ये टेस्ट करियर रहा है जो कि अपने अख्ताम को पहुंच रहा होगा. अलबत्ता वेस्ट इंडीज वाली सीरीज और उसके बाद श्रीलंका के साथ होने वाली जो सीरीज है उसमें वो मेंटोर की हैसियत से, एज अ बॉलिंग मेंटोर की हैसियत से शिरकत कर रहे होंगे, विच एक्चुअली इज अ नाइस थिंग. गुड जॉब टू हिम. और जाहिर है बहुत बड़ा करियर है. इस पे हम बात करेंगे जाहिर है जब वो रिटायर हो जाएंगे. और या लेट्स सी. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि हम जरा फुटबॉल के हवाले से भी बात करते हैं अभी. और फुटबॉल के हवाले से जी, यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल जो है, यूरो कप जिसको कहा जाता है, वो अपने अब नॉकआउट मरहले में जा रहा है. क्वार्टर फाइनल लाइनअप जो है वो अब तकरीबन मुकम्मल होने को है. और इसमें जो कल मैचेस खेले गए उसमें साबिक चैंपियन फ्रांस का मुकाबला बेल्जियम के साथ खेला गया और नजदीकी मामला था. और फ्रांस डेफिनेटली दे मस्ट बी हैप्पी कि वो 1-0 से मैच जीतने में कामयाब जरूर हुए. लेकिन ये एक ओन गोल था. इस टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा ओन गोल्स हुए हैं और मैच के इख्तितामी लम्हात में जो है वो बेल्जियन खिलाड़ी ने ओन गोल स्कोर किया
जिस पे फ्रांस जो है ये मैच जीतने में कामयाब हो गया है और फ्रांस का मुकाबला जो है वो अब क्वार्टर फाइनल में होगा पुर्तगाल की टीम के खिलाफ. और पुर्तगाल का मुकाबला जो है वो कल स्लोवेनिया के साथ था, दिस टाइनी बाल्कन रिपब्लिक का स्लोवेनिया, जिन्होंने अब तक अपने तमाम मैचेस जो हैं वो ड्रॉ किए थे. और इस मैच में भी वो 90 मिनट तक उन्होंने मैच जो है वो अपना ड्रॉ ही किया हुआ था. यानी ये मैच जो है इवेंचुअली इट वेंट टू द पेनल्टी शूट आउट. और पेनल्टी शूट आउट में जो है ये मैच गया था, उसमें जो इनके गोलकीपर हैं जिनका नाम डिएगो कोस्टा है पुर्तगाल के, उन्होंने 3 लगातार पेनल्टीज जो हैं वो रोकी और इस तरह पुर्तगाल की टीम को उन्होंने क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया. सो अब सीन जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि एक क्वार्टर फाइनल जो कि 5 जुलाई को होने वाला है, जिसमें स्पेन का मुकाबला जर्मनी के साथ होगा. बहुत जबरदस्त मैच होने वाला है भाई ये वाला, बिकॉज स्पेन इस बार स्टैंड आउट टीम नजर आई है इस टूर्नामेंट में. कैन दे किक द होस्ट जर्मनी आउट ऑफ द टूर्नामेंट? वेल दे कैन मोस्ट प्रोबेबली. दूसरी जानिब पुर्तगाल का मुकाबला फ्रांस की टीम के साथ जो है वो होगा. तीसरा क्वार्टर फाइनल जो है उसमें इंग्लैंड का मुकाबला स्विट्जरलैंड की टीम के साथ होगा. और चौथी टीम कौन सी होने वाली है या चौथा मैच कौन सा होने वाला है जो कि आखिरी क्वार्टर फाइनल 7 जुलाई को होना है, उसका डिसीजन जो है वो हो जाएगा. एक हमें मैच का तो आज पता चल जाएगा बिकॉज रोमानिया का मुकाबला जो है वो होने वाला है विद Netherlands. Or Netherlands have been off color in this tournament. Romania has an opportunity. I think they will fancy their chances. और फिर रात को 12 बजे मैच होगा ऑस्ट्रिया का तुर्की के साथ. और ऑस्ट्रिया जो है उन्होंने they have been decent in this tournament. They lost to France 1-0, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने पोलैंड को 3-1 से हराया. और आई थिंक एक बड़ा अपसेट उन्होंने किया जब नेदरलैंड्स को 3-2 से शिकस्त दी थी. जहां तक तुर्की का ताल्लुक है तो तुर्की की जो परफॉर्मेंस रही, उन्होंने जॉर्जिया को 3-1 से शिकस्त दी थी. दे लॉस्ट 3-0 टू पुर्तगाल, लेकिन फिर चेक रिपब्लिक को 2-1 से उन्होंने शिकस्त दी थी. सो मिक्स परफॉर्मेंस बाय देम. आई थिंक शुड बी अ बैलेंस गेम टुडे, ऑस्ट्रिया और तुर्की. और ये दो टीमें जो है इनमें डिसाइड करेंगे. तो मोस्ट प्रोबेबली आई मीन इफ यू आस्क मी, आई थिंक आई सी ऑस्ट्रिया गोइंग थ्रू देयर. और उनका मुकाबला इंग्लैंड के साथ जो है वो हो सकता है. इनका मुकाबला माफ कीजिएगा रोमानिया के साथ हो सकता है. नेदरलैंड्स, लेट्स सी व्हाट सॉर्ट ऑफ मैच डू दे पुट अप टुडे. सो ये तकरीबन अब क्वार्टर फाइनल की यूरो की लाइनअप जो है वो मुकम्मल होने के करीब है. चलें जी, ये हो गई बात कुछ फुटबॉल के हवाले से भी. और इसके अलावा आपको अंदाजा होगा कि अब से 2 हफ्ते बाद जो है वो ओलंपिक खेलों का जो है वो भी आगाज होने वाला है. और इस बार शायद आपकी नॉलेज में ये बात हो कि ओलंपिक खेल जो है उसमें पेरिस में ये मुकाबले होने वाले हैं. काफी दहाइयों के बाद जो है वो पेरिस ये ओलंपिक खेल होस्ट कर रहा है. माफी दीजिएगा, 26 जुलाई से इन खेलों का आगाज हो रहा है. 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक. और पाकिस्तान की ज़ाहिर मेडल की जो इसमें वाहिद उम्मीद है वो है अरशद नदीम इस वक्त भरपूर तैयारियों में मसरूफ हैं. लेट्स जस्ट होप के उनकी इंजरी, उनकी फिटनेस जो है वो उनका साथ दे. बिकॉज अगर आपको याद हो एशियन गेम्स में हमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी. यानी मुकाबले के दिन, मुकाबले से थोड़ी देर पहले अरशद जो है वो विड्रॉ कर गए थे. यही वजह है कि अरशद ने अभी रिसेंट टाइम में कोई कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया. ही इज टोटली फोकसिंग ऑन हिज ट्रेनिंग राइट नाउ. दूसरी जानिब आप जानते हैं कि उनका जबरदस्त मुकाबला नीरज चोपड़ा के साथ जो है वो होगा. और नीरज हैज बीन विनिंग wherever he is going, he is just winning there. So इंडिया के लिए एक श्योर शॉट मेडल का जो है वहां पे गोल्ड मेडल का जो है वो चांस है. जेवलिन थ्रोअर नीरज अपने टाइम के बेहतरीन, आई थिंक इस जनरेशन के बेहतरीन जेवलिन थ्रोअर्स हैं. कैन अरशद पुट अप अ चैलेंज इन द ओलंपिक गेम्स? लेट्स सी. आई थिंक अगर फिर वही बात आती है कि अगर उनकी फिटनेस ने उनका साथ दिया तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत जबरदस्त और बहुत मजेदार मुकाबला जो है वो होने वाला है. ऑफ कोर्स ये सिर्फ दोनों यहाँ पर मौजूद नहीं, इसके अलावा भी 3-4 और अच्छे प्लेयर्स हैं. लेकिन वाकई यार, आई मीन एक ऐसा स्पोर्ट व्हिच हैज बीन डोमिनेटेड बाय Western countries, rich countries, because of the facilities and the trainings and the coaching and the diet, whatever get. वहाँ पे एक पाकिस्तानी बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड का बंदा आके उस स्पोर्ट को कुछ हद तक उसमें अपना नाम बनाता है.
What a wonderful and what a brilliant story that is. So good luck to them. इसके अलावा पाकिस्तान की एक शूटर है जिनका नाम कशमाला है. She is also taking part. She became the first Pakistani women जो कि डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के थ्रू गई हैं. कोई वाइल्ड कार्ड उनको नहीं मिला है. वाइल्ड कार्ड से मुराद ये होती है कि ये गरीबी में जो है वो बहुत सारे मुल्कों को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है खेलों में कि भाई आज ये आपकी भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. अक्सर पाकिस्तानी स्विमर्स जा रहे होते हैं. बहुत देर मुकाबला खत्म हो चुका होता है. बहुत देर पहले हमारे स्विमर्स फिर मैच खत्म करते हैं, अपने पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं और कहते हैं जी हमने अपना पर्सनल बेस्ट जो है वो बनाया. तो वो बस पर्सनल बेस्ट की हद तक जो है वो इनके ये मुकाबले होते हैं. लेकिन क्योंकि उनको वाइल्ड कार्ड में पहुंचे हुए होते हैं. लेकिन कशमाला जो है वो शूटिंग में डायरेक्ट इन्होंने जो है वो क्वालिफाई किया है. सो लेट्स विश ऑल द वेरी बेस्ट. सो ये है जी सूरत हाल कुछ खेलों के हवाले से. चलें जी, अभी जो है वो ये कि जरा हमें बढ़ना है ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. एक गाना सुनते हैं और फिर वापस आते हैं. और आप लोगों के अगर कोई मैसेजेस हैं प्रोग्राम में तो वो भी शामिल करते हैं. रिमेंबर इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. इसके अलावा आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं विच इज कॉल्ड दी सनराइजर्स कम्युनिटी. और वहां पे हमारा मैसेज जो है वो दिन का डला हुआ होता है और उधर आप उसके नीचे अपना कमेंट लिख सकते हैं. सो बढ़ते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. यार पता नहीं कितने सालों बाद आज ये मैंने गाना सुना है और जवानी याद आ गई अपनी. यार सीरियसली मैन, आई यूज्ड टू लव दिस सॉन्ग. देखो यार जवाद अहमद के साथ जो हुआ बेचारा, आई मीन ही नीड्स हेल्प. आई प्रे फॉर हिम. जो भी था यार, गुलूकार बहुत अच्छा था अपने जमाने का. और स्पेशली ये जो इसकी एल्बम थी जवाद की, उच्चियां मजाजा वाली, यार क्या कमाल एल्बम इसने जो है वो बनाई थी. चाहे वो ये गाने थे या जो सूफी सॉन्ग इनके थे, जो भी था यार, एल्बम तो बहुत अच्छी थी. बड़े मजेदार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं इस गाने के हवाले से. बट मैन आई यूज्ड टू लव दिस सॉन्ग. आई एम प्रीटी श्योर हमारी जो बहनें जो हैं वो भी सुन रही होंगी, उनको भी ये गाना याद आ रहा होगा बिकॉज आई यूज्ड टू सिंग दिस सॉन्ग. आई मीन वन ऑफ दोस सॉन्ग्स, द फर्स्ट पंजाबी सॉन्ग्स जो मैंने एंड टू एंड पूरा याद किया था बिकॉज ये गाना मुझे इतना पसंद है. अभी इत्तेफाक से ये गाना जब चल रहा था तो मुझे इस गाने की वीडियो भी याद आ गई. और आपको याद हो तो इस गाने की वीडियो में नूर थी, एक्ट्रेस नूर नाम है ना. हाँ, अब देखिए यार वक्त ने कहा नूर और जवाद को एक लाइन में लाके खड़ा कर दिया. एक आदमी ने उन लोगों को एक लाइन पे लाके जो है ना वो खड़ा कर दिया है. और क्या बात है यार, मजा आ गया. साडा कल्याण जी लगदा ही ना ढोलना, भाई बहुत आला. और पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद जवाद अहमद का गाना जो है वो आपने इस वक्त सुना और आई एम प्रीटी श्योर आपने इसको एंजॉय भी किया होगा. आयशा रंधावा कहती हैं आज अदील हसन ने अपने फेवरेट सिंगर का गाना कैसे चला दिया, द वन एंड ओनली जवाद अहमद. अब उस पर खुश भी ना हो जाए इसलिए चला क्योंकि मैं पाकिस्तान का आखिरी उम्मीद हूँ मैं. अच्छा, इसका स्टाइल भी कुछ देखा आपने बोलने है, कुछ इमरान खान जैसा बंदा है. एक कुछ लाहौरी टच है मेरे ख्याल से बोलने में ये. लेकिन यार देखो जो भी है, देखो जवाद एक जमाने का सिंगर तो यार था यार, अच्छा था. अच्छा जी बिल्कुल, हमारी छोटी बहन जो है वो सुन रही हैं. अच्छी बात है, छोटी बहन सुन रही हैं क्योंकि हमारी जनरली बड़ी बहन कोई कमेंट करती है हमारे सिबलिंग वाले ग्रुप्स में और बड़ी छोटी बहन वो कैचिंग अप ही कर रही होती है. अच्छा क्या बोला भाई ने, क्या बोला. अदील कमर ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम सुन रहे हैं, कहते हैं नॉस्टैल्जिक अदील भाई, आई एम सरप्राइज्ड हाउ फ्लुएंटली आई यूज्ड टू सिंग दिस पंजाबी सॉन्ग. वाकई सीरियसली मुझे भी बड़ा फरफर याद था ये गाना. शारिक भाई साहब कहते हैं हा जवाद इज सिंगिंग फॉर इमरान खान. अच्छा खासा सिंगर था, कहाँ पॉलिटिक्स में पड़ गया. His song were must in शादीज, no doubt about that यार. उच्चियां मजाजा वाली आंख गई, क्या बात है. The only worth listening song. अच्छा ये खिलजी साहब का कहना था, लेकिन खैर चलें जी. इसके अलावा नुमान यूसुफ कहते हैं आपने इतने अरसे बाद जवाद अहमद का गाना चलाया, इसमें भी इमरान खान का कसूर है. हो सकता है वैसे यार. अच्छा पता है मुझे कभी कभार वाकई लगता है कि वो जो ट्विटर अकाउंट है वो जवाद हैंडल नहीं कर रहा. मसलन ये कि जवाद ने लिखा कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया, शर्म का मुकाम इमरान खान के लिए. लाइक व्हाट इज रॉन्ग यार, माय गॉड. ओके जी, सबीन कहती है शी इज इन सिडनी राइट नाउ. हैं अच्छा, वाह भाई क्या बात है. काशिफ कहते हैं जवाद अहमद गुड सिंगर. काशिफ शमीम साहब कहते हैं नहीं सिंगर अच्छा था यार. शैला कहती हैं ये सॉन्ग बहुत अच्छा है, आज तो जवाद अहमद चला दिया आपने. आई डोंट लाइक हिम नाउ. ये उनका कहना है, मेरा नहीं कहना, उनका कहना है यार ये. और सफदर कहते हैं बॉयकॉट जवाद बट दिस सॉन्ग इज गुड दो. देखो यार म्यूजिक की जो है ना वो कोई वो नहीं होती, कोई उसको आइडियोलॉजी से ताल्लुक नहीं है. म्यूजिक इज गुड. अब देखो ना अभिजीत
अभिजीत इंडिया का सिंगर, जिसका वो मशहूर कमेंट जो है ना, अभिजीत जी आपके गले में भगवान बोलता है लेकिन आदमी आप सुअर हो. वो कितना मशहूर एक कमेंट हुआ था, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कमेंट सोशल मीडिया में. लेकिन आज भी जब मैं यस बॉस का गाना सुनता हूँ, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, आई मीन उससे आप निकल जाते हैं जरा यार. वो बंदा जैसा भी हो, गाना उसका अच्छा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए. काशिफ कहते हैं अल्लाह मेरे दिल के अंदर. हाँ, वो कहते हैं जवाद का वो गाना भी वो अच्छा था यार, वो बिल्कुल ऐसी सिलसिला है. सो ये है बिल्कुल बात. चलें जल्दी से और आप लोग के पैगामात को देखते हैं. मिर्जा खुर्रम बाबर कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील भाई, येस्टरडे परचेज द मिल्क एंड इट वाज ग्रेट शॉक फॉर द होल फैमिली. शुगर इज ऑल्सो इंक्रीज 15 रुपीज पर केजी. चाय बहुत महंगी हो गई यार. वैसे वाकई सीरियसली यार, चाय का एक पूरा कप तो 120 रुपए का हो गया मेरे ख्याल से. कट जो आ रहा है वो 60 रुपए का आ रहा है. बहुत बैड सीन हो गया यार, बहुत बैड सीन हो गया. सुमेरा कहती है नाइस सॉन्ग इमरान खान, शर्म करो. जवाद अहमद ने अच्छा गाना गाया, इस पर भी इमरान खान को शर्म करनी चाहिए. अच्छा जी, खुर्रम बाबर कहते हैं नाइस सॉन्ग बाय द लास्ट होप. बिल्कुल जी. इज दिस सॉन्ग बाय जवाद? मुइज इमरान पूछते हैं इफ यस हाउ कम. अगेन यार म्यूजिक, अच्छा बाजी सिडनी में है, मैं समझा कि नूर सिडनी में आजकल. ओहो अच्छा. पिशावर जाते हुए FM 107.4 सुनता हूँ. खुर्रम नहीं अंसारी साहब कहते हैं. ओके. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो जवाद इज अ वेरी ओवररेटेड सिंगर, आई डोंट लाइक हिम. यू डोंट लाइक हिम, दैट्स योर ओपिनियन, दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ब्रो. और जैसे कहते हैं कि वो आपका अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन उसने एक जमाने में बहुत अच्छे गाने बनाए हैं और उसमें कोई शक नहीं है. एंड जवाद एक्चुअली वाज अ वेरी गुड कंपोजर. यानी पिछले कुछ सालों में जो है वो पाकिस्तान की जो म्यूजिक इंडस्ट्री, कुछ साल तो नहीं, अब तो खैर उस फिल्म को रिलीज हुए भी 22 साल हो गए. एक फिल्म आई थी, इसका नाम था मूसा खान, और उसमें उसके जो गाने थे वो जवाद ने कंपोज किए थे. एंड सम ऑफ दो सॉन्ग्स इन मूसा खान वर एक्चुअली वेरी गुड यार. उसमें शबनम मजीद का एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही मेलोडियस रोमांटिक गाना था. मैं वो ढूंढूंगा तो वो मुझे मिल भी जाएगा. अभी तो मैंने खैर ब्रेक के बाद खान साहब का गाना चलाना है, वो भी मैंने निकाला हुआ है. आज मैं फुल कुछ मूड में चल रहा हूँ इस तरह के. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, अली एंड फैसल सकी लिसनिंग फ्रॉम लाहौर. बचपन याद करवा दिया. दिस सॉन्ग वाज प्लेइंग ऑन डेक इन एवरी स्ट्रीट अलोंग विद उच्चियां मजाजा वाली ऑन द बसंत फेस्टिवल. यार बसंत की भी जो है ना वो क्या यादें हुआ करती थी यार, क्या बात है भाई. हमारी बाजी जो है ना वो अपने दोस्तों के साथ वो जाया करती नहीं, कसूर जाती नहीं सेलिब्रेट करने. कसूर वालों का ये ख्याल है कि जो बसंत कसूर में मनाई जाती है उसकी बात लाहौर में नहीं होती है, वल्लाह आलम. अच्छा जी, और क्या सीन है भाई? एक हैप्पी बर्थडे का मैसेज बहुत देर से मेरा वेट कर रहा है. हाँ, परवेज अहमद खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील अजहर एंड ऑल, टुडे इज माय सन दारिम अहमद खान्स बर्थडे, प्लीज विश हिम. अब दारिम है या दरीम है आई डोंट नो, बट ब्यूटीफुल नेम दैट यू हैव गॉट फॉर योर सन. भाई दारिम, इफ दैट्स द प्रोनाउंसिएशन, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर एंड विशिंग यू अ वंडरफुल डे एंड ईयर अहेड. तुम्हें पता है तुम्हारी बर्थडे अदील अंकल की बर्थडे से एग्जैक्टली एक महीना पहले आती है. ओके जी. शेयरिंग एन अलार्मिंग स्टैट. चलिए ये मैं देख लेता हूँ. फारूक असगर, अभी थोड़ी देर में इस हवाले से हम बात करते हैं. फिलहाल जो है वो ऐसा करते हैं कि आपको लिए चलते हैं हम. Alright, Hafiz Khan साहब with अग इश्क दी बुजदीना. ये बहुत खूबसूरत गाना है ये, और जैसे कि फरहान खान जई कहते हैं, क्या वाइब है इस गाने की अदील भाई. खान साहब द बेस्ट वन यार, जबरदस्त, क्या बात है यार. यानी आपको पता है ना खान साहब की एक एल्बम अभी रिलीज होने वाली है इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर. उनके अनरिलीज्ड गाने, यानी वो रॉ उनकी कुछ रिकॉर्डिंग है जो कि कभी रिलीज नहीं हुई थी, और अब जबकि उनके इंतकाल को तकरीबन 27-28 साल हो चुके हैं, उसके बाद उनकी जो ये एल्बम रिलीज होने वाली है. सो that's going to be pretty cool. Let's see what happens, but I love this song as well. और इसका जो रीमिक्स वर्जन है जाहिर है ये बड़ा ही जबरदस्त है. इसके अलावा खान साहब सुन के अब चाँद फतेह अली याद आते हैं. यार बाबर अली, इस मैसेज पे ना आपको ब्लॉक करना बनता है, लेकिन खैर ऑफ कोर्स मैं करूंगा नहीं, लेकिन ये ना करें यार, ये ना करें. अच्छा जी, आसिफ अली सिद्दीकी कहते हैं शाही हसन ऑफ वाइटल साइंस आल्सो सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे. ऑलराइट. देन और क्या सीन है? मोहसिन अजहर कहते हैं वाकई जवानी याद आ गई विद जवाद अहमद सॉन्ग. ये तो है विद जवाद के. अच्छा जी, फजले उमर खालिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, खुदा का वास्ता है सर इस पाकिस्तान की लास्ट चॉइस के सॉन्ग मत लगाएं, आई लिटरली चेंज द चैनल. यार अब ये इसने कुछ अगर ऐसी बात बोल दी है, वो उसका एक सियासी अपना नजरिया है, इसका मतलब डज इट मेक हिज म्यूजिक बैड? जैसे मैंने अभिजीत की, अभिजीत एक बड़ा संघी आदमी है ना, बहुत ही राइट विंग सोच रखता है, लेकिन उसका मतलब ये कि उसके गाने नहीं, यार ये गलत बात होगी मेरे ख्याल से. बट खैर एनीवे, शैला अकील कहती हैं अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. उसके अलावा शाजिया कहती हैं गुड मॉर्निंग. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो योर टू ग्रेट लिसनर्स पीर ज़हीर एंड तहसीन ऑफ गुजर खान आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द शो.
डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट देम? नो, एक्चुअली नो, आई डोंट. आई होप पीर ज़हीर साहब रेगुलर मैसेज करते हैं हमारे प्रोग्राम में, लेकिन हो सकता है छुट्टियों पे गए हुए हो यार, हो सकता है. और तहसीन अमजद जो है वो भी, उनका मैसेज नहीं आया प्रोग्राम में, तो चलें जी, उनके लिए दुआ गो हैं और इंशाल्लाह ठीक होंगे. बिल्कुल ऐसे ही है जी. और क्या सीन है, आगे बढ़ते हैं. और पाकिस्तान हैज गॉट 5 trees per person, यानी ट्रीज पर पर्सन की अगर बात की जाए, so world has 422 trees for every person. Canada has 10,163 trees and Pakistan has just 5 trees. यार अब क्या बोलें यार, हमारे मुल्क का 80% तो आपको पता है कि 70% तो बंजर ही है, लेकिन अब ये है तो अब ये है, अब क्या करें. इस बारे में ट्री लगाने चाहिए. कराची में बड़ी तादाद में ट्रीज जो हैं वो उखाड़े गए हैं पिछले कोई 2 हफ्ते में, और उसके बारे में जो कराची के मेयर इम्पोज किए गए हैं उनका ये कहना है कि जी वो कॉर्नोकॉर्पस के ट्रीज हैं जिनको कराची से जो है वो उखाड़ दिया गया है, और उसके बाद अब जो लोकल ट्रीज हैं जिसमें उनका जो फेवरेट ट्री गुलमोहर ट्री है वो लगाया गया है. वैसे यार कराची तो वैसे भी आपको पता है कि बंजर एक जमीन है, एरिड जोन है, जिसमें कराची जो है वो एक शहर आबाद हुआ था. लेकिन ज्यादा परेशानी की बात है वो ये कि पाकिस्तान के जो जरखेज इलाकों में शहर मौजूद हैं, हम उनके साथ ट्रीज के साथ क्या कर रहे हैं. आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई मीन लाहौर इस्लामाबाद जाना होता है. आई मीन द लाहौर एंड इस्लामाबाद तो 30 years back was different. I think the city was much greener. ज्यादा वो हरा भरा शहर हुआ करता था. मेरे ख्याल से ज्यादा परेशानी की चीज उन शहरों में होनी चाहिए कि यार वहां पे आप इस हवाले से क्या कर रहे हैं. कराची में तो आपको पता है, खैर कुछ वो तो कराची की तो कोई हैसियत ही नहीं है हर लिहाज से, लेकिन ये बाकी शहरों में क्या हो रहा है ये जरा इस बारे में भी सोचना चाहिए. वी नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रीज फॉर श्योर. चलें जी, क्या बात है जनाब वाला. अब अहमद अयूब साहब ने एक मैसेज कर दिया जो मैं पढ़ूंगा नहीं. आप लोग ना मेरा शो बंद करवाएंगे, मुझे लगता है साजिश के तहत, मुझे लगता है आप लोग मेरा शो जो है ना वो बंद करवाएंगे. बट बहरहाल चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. ब्रेक से वापस आके जरा कुछ इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी खबरों पर नजर डालेंगे. सो इंशाल्लाह 10-12 मिनट में आपको एकदम बिल्कुल चुस्त कर देंगे इंटरनेशनल खबरों के हवाले से. सो मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. चलें जरा से बात करते हैं जी अमेरिकी सियासत के हवाले से. ज़ाहिर है अमेरिकी सियासत अब इलेक्शन में तकरीबन 4 महीने से कुछ ज्यादा वहां पर रह गए हैं, तो 4 महीने 3 दिन रह गए अमेरिकी इंतखाबात में, और ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए चीजें आसान होती जा रही हैं और जो बाइडन के लिए जो है वो जरा चीजें मुश्किल होती जा रही हैं. बिकॉज मैं उस प्रेसिडेंशियल डिबेट पे दोबारा नहीं जा रहा. आई थिंक हम उस पर काफी ज्यादा बात कर चुके हैं. लेकिन कल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है एक फैसला आया है जिसको देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को उस फैसले का फायदा होगा. ओके, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक केस तकरीबन पिछले 9 महीने से जो है वो चल रहा है, और ये केस जो पिछले 9 महीने से चल रहा है वो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के जो वकील हैं वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट गए थे और वो एक आईनी तशरीह चाह रहे थे. आप जानते हैं जी आइन में जो चीजें लिखी हुई होती हैं, सुप्रीम कोर्ट इज देयर जो उसकी तशरीह करती है. और पाकिस्तान में भी जो इस वक्त बड़ा सवाल चल रहा है, जैसे कि पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग चल रही है रिजर्व सीट्स के हवाले से, वो भी कोई ना कोई आइन में गुंजाइश, यानी वो जजेस जो कि समझते हैं कि जी इसकी बंदरबाट माले गनीमत का तकसीम कर दिया जाए, वो भी आइन में कहीं ढूंढ रहे हैं कोई तरीका निकले. और वो जजेस जो समझते हैं कि नहीं यार लोगों का वोट जो है वो सुप्रीम है, आपको लोगों के वोट को इन स्पिरिट इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, वो भी आइन में कहीं ना कहीं इसकी तशरीह जो है वो तलाश कर रहे हैं. सिमिलरली अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप के जो वकील थे वो जो सुप्रीम कोर्ट गए केस को लेकर, वो ये लेकर गए थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बहैसियत अमेरिकी सदर उनके जो इक़दामात उठाए थे, अब वो सही हो या गलत हो जो भी हो, लेकिन उनको एक प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी इसमें हासिल है, यानी उनको इस्तस्ना हासिल है दैट ही कैन नॉट बी क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड ऑन दीज मैटर्स. बहैसियत अमरीकी सदर उन्होंने जो अपने इक़दामात उठाए थे. सो अब इसमें क्या हुआ, अमरीकी अदालत आलिया जो कि उनकी सुप्रीम कोर्ट है, जिसको स्कॉटिस कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उसने जो फैसला दिया है वो 6-3 के मुताबिक, यानी 6 जजेस ने इस बात को माना है कि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ इस्तस्ना हासिल है बहैसियत सदर उनके किए जाने वाले फैसलों पर. 3 जजेस का यह कहना है कि नहीं, ये आइन की गलत तशरीह है, कोई भी शख्स आइन से मावरा नहीं है, उन्होंने बहैसियत सदर अगर कोई गलत डिसीजन भी लिया हो तो उन पे क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है. नाउ इस फैसले पे जाहिर है जी जब ये फैसला आया तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको
मुल्क की कहना चाहिए लॉ की जो है वो एक बड़ी कामयाबी जो है वो कहा उनका जो ट्रूथ सोशल है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं या पोस्ट करते हैं, बिकॉज आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप अब ट्विटर को यूज नहीं कर सकते कानूनी तौर से, बिकॉज उसकी एक लंबी कहानी है, नहीं उनको कोई कानून रोकता नहीं है यूज करने से, बट उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया ट्रूथ सोशल के नाम पे जो कि व्हिच गॉट लिस्टेड इन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एज वेल रिसेंटली इन नैस्डैक. सो बहरहाल वो उस पे पोस्ट करते हैं और उन्होंने वहां पे उन्होंने कहा ये कि इट इज अ बिग विन फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी. आई एम प्राउड टू बी एन अमेरिकन. आई हैव नेवर बीन सो प्राउड. नहीं ये खैर बात नहीं बोली, लेकिन उन्होंने भाई बोला कि आई एम प्राउड टू बी एन अमेरिकन. ये इन्होंने जो है ना वो बात बोली. अब इसका बिल्कुल उल्टा जो गेम आई है वो जो बाइडन की तरफ से आई है, और जो बाइडन ने जो है वो कल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने व्हाइट हाउस से ये बात बोली कि the American Supreme Court has set a very dangerous precedent. यानी उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक रिवायत की बुनियाद जो है वो डाल दी है. इसके अलावा अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये भी कहना है that the judgment undermines the rule of law and was a terrible disservice to the Americans. All right, so अब इसकी मैनिफेस्टेशन क्या है ये मैं आपको बताता हूँ. मैनिफेस्टेशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पे 4 मेजर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चल रही हैं, जिसमें एक में उनको सजा मिल गई है जिसको हश मनी ट्रायल कहा जाता है, जिसमें आप खैर यू नो द डिटेल्स एंड ऑल कि उन्होंने पैसे दिए एक पॉर्न स्टार को और कहा कि उस पैसे को छुपाने के लिए उन्होंने अपनी बुक्स को जो है वो थोड़ा बहुत कुकअप किया, और एक्चुअली पैसे देना या हैविंग दिस रिलेशनशिप विद दैट पॉर्न स्टार वाज नॉट एन इशू, लेकिन उन्होंने क्योंकि एक फाइनेंशियल क्राइम कमिट किया कि उन्होंने अपनी किताबों को अपनी जो बुक्स हैं उसको उन्होंने उथल पुथल की उसके साथ, तो उनको सजा एक्चुअली उस चीज के ऊपर मिली है. 34 काउंट्स थे एंड ही वाज गिल्टी इन एवरी काउंट. सो वो उनको एक सजा मिलेगी. अब 11 तारीख को पता चलेगा कि वो सजा क्या होने वाली है. बाय द वे कल की जजमेंट आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की टीम जो है उन्होंने अपील कोर्ट को अब अप्रोच कर लिया है, और अपील कोर्ट को उन्होंने ये कहा है कि भाई सजा आप नहीं दे सकते बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के पास तो इम्यूनिटी है. हाउएवर ये काम नहीं करेगी मुझे लगता है. एनीवे 3 केसेस डोनाल्ड ट्रंप पे वो हैं जो कि उनके क्रिमिनल एक्ट्स, एलिजिड क्रिमिनल एक्ट्स थे, उनके मुबैना तौर से उनकी जो मुजरिमाना अफाल थे जो कि उन्होंने बहैसियत अमरीकी सदर किए थे. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का असर इन 3 मुकदमों पर पड़ सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्योंकि बहैसियत सदर ये काम किए थे इसलिए उनके ऊपर कोई मुजरिमाना कार्रवाई या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ जो है वो इन केसेस में नहीं हो सकती है. सो अब उन्होंने कहा है कि जी अब लोअर कोर्ट जो है अब उनको डायरेक्शन मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से, तो अब वो इन मामलात को जो है वो देखें. सो ये डोनाल्ड ट्रंप के वकला बहुत खुश हैं इस पे, डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश हैं, बिकॉज अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अमरीकी इलेक्शंस जो कि 4 महीने 2 दिन बाद 3 दिन बाद होने वाले हैं, तब तक डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोई केस फिलहाल नहीं चल सकता. अभी 11 तारीख के केस में जाहिर है वो अपील कोर्ट पे गए हैं, वो अपनी इस कन्विक्शन की डेट को कोशिश कराएंगे कि इसको आगे से आगे लेकर जाएं, so that Donald Trump can now totally focus on his re-election campaign, because उनको ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजिक विंडो जो है वो इस वक्त आकर खुल गई है और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा. बिकॉज ये मैं कल यूट्यूब शो में भी काफी तफसील से जिक्र कर रहा था. CBS अमेरिकन एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने YouGov नामी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है एक उन्होंने सर्वे किया, और वो सर्वे के बाद उसमें पता ये चला दैट 72% ऑफ अमेरिकन रजिस्टर्ड वोटर्स जिनके साथ उन्होंने सर्वे किया वो ये कहते हैं कि जो बाइडन नाउ शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, वो इलेक्शन से साइड पे हो जाएं. ये नंबर तकरीबन कोई 61-62% था अब से एक हफ्ता पहले, और इस प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद ये नंबर बढ़ के 10-11% से ऊपर चला गया है. इवन 46% ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उनकी अपनी पार्टी के रजिस्टर्ड वोटर 46% ये कहते हैं that Joe Biden should not take part in the election now. He's just too old, he's too frail to take part in that. So, बहरहाल अब डोनाल्ड ट्रंप अब इस अपॉर्चुनिटी से किस तरह फायदा उठाएंगे ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा. लेकिन या चले जी, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देयर. सो या ट्रंप इज हैप्पी, एज आई सेड, लॉट्स ऑफ गुड न्यूज कमिंग फॉर हिम, फ्रॉम हिम, फॉर हिम, और देखते हैं क्या होता है. चलें जल्दी से अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी फ्रांस के हवाले से भी. कल हमने फ्रांस के इलेक्शन के हवाले से भी बात की थी, और अब फ्रांस में जो है वो एक बड़ी तब्दीली आ रही है, और हो ये रहा है कि इंतहाई दाएं बाजू की जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है रैली नेशनल के खिलाफ, जो कि एंटी मुस्लिम है, एंटी इमिग्रेशन है, एंटी यूरोप ये पार्टी है, वो ये करने वाले हैं कि जो उनकी मुखालिफ पार्टियां हैं जो कि सेंट्रिस्ट पार्टीज हैं, लेफ्ट विंग पार्टीज हैं, वो सब के सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो रहे हैं
जस्ट टू मेक श्योर कि किसी तरह इस राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनने से रोका जा सके, उनको हुकूमत बनाने से रोका जा सके. सो कहते ये हैं कि मुख्तलिफ हलकों से, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से तकरीबन 150 जो कैंडिडेट्स हैं सेंट्रिस्ट और राइट विंग पार्टी, लेफ्ट विंग पार्टीज के, वो अब कम्पीट नहीं कर रहे. वो कह रहे हैं जी मैं अपने मुखालिफ के हक में दस्तबरदार हो रहा हूं. हम चाहते हैं कि सारे वोट्स जो हैं, एंटी राइट विंग वोट जो हैं, वो सब एक जगह पर जमा हो जाएं और ताकि जाकर जो है वो फिर उसके बाद जो फ्रंट नेशनल है, या फ्रंट नेशनल पहले उसका नाम था, अब गाली नेशनल उस पार्टी का नाम है, उसको जो है वो शिकस्त दे सकें. सो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है. इसके अलावा ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट द इलेक्शंस, लॉट्स ऑफ इलेक्शंस टेकिंग प्लेस. 2024 आप जानते हैं कि इलेक्शन का साल था यार. वैसे दो ही अब तक जहां पे इलेक्शन हुए हैं ना, सारे इलेक्शन सुकून से जा रहे हैं. दो ही मुल्कों ने इलेक्शंस अपने जो है ना वो मैसिवली खराब किए हैं. एक बांग्लादेश है और दूसरा पता नहीं कौन सा मुल्क है, ये मुझे नहीं पता है. बांग्लादेश के इलेक्शंस भी ऐसे ही गए, आपको पता है. लेकिन बार जी बरतानिया में इलेक्शन जो है वो परसों होने वाला है, यानी जुमेरात को 4 जुलाई को. अमेरिका का वैसे यौम आज़ादी होता है और उस दिन मैं देख रहा था, एक ब्रिटिश होस्ट है, वो भी नाइट टाइम शो के, वो भी ये कह रहे थे कि इट्स गोइंग टू बी द इंडिपेंडेंस डे फॉर ब्रिटेन एज वेल, बिकॉज लग यही रहा है बज़ाहिर के कंजर्वेटिव पार्टी, वो जो कि बहुत बड़ी अब एक लंबा टाइम हो गया है कि वो बरतानिया में इक़्तिदार पे मौजूद है, उनका इक़्तिदार का सूरज जो है वो अब गुरूब होने को है. और ना सिर्फ उनके इक़्तिदार का सूरज जो है वो गुरूब होने को है, बल्कि कहते ये हैं कि हिस्टोरिक डिफीट जो है वो उनको होने वाली है. प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जो है, और कहते ये हैं कि जी उन्होंने वक्त से पहले इलेक्शंस का जो है वो ऐलान कर दिया, तो उनको ऐसा लग रहा था कि शायद वो अच्छी कारकर्दगी दिखा पाएंगे, कुछ इकोनॉमी के हवाले से अच्छी खबरें आ रही थी. लेकिन अब जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जा रहा है, जो पोल्स लोगों के सामने आ रहे हैं, जो सर्वे वगैरह किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक लग यही रहा है कि जो लेबर पार्टी है वो एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है. इसके अलावा इस इलेक्शन में जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाएगा वो ये कि बरतानिया में एक पार्टी है जिसका नाम रिफॉर्म पार्टी है, और ये नाइजल फराज नाम की एक आदमी है नाइजल फराज, जो कि बहुत राइट विंग सोच रखता है. ही इज एंटी इस्लाम, ही इज एंटी इमिग्रेशन, ही इज एंटी यूरोपियन यूनियन. उसकी पार्टी जो है वो कैसा परफॉर्म कर पाएगी, रिफॉर्म यूके. सो एक चीज कंफर्म है, कंजर्वेटिव इलेक्शन हार जाएंगे. कितनी बुरी तरह हारेंगे दैट रिमेन्स टू बी सीन. लेबर पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत जाएगी और कियर स्टार्मर उसके जो है लीडर हैं, ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके. लेकिन कितनी बड़ी मेजोरिटी के साथ वहां पर आ रहे होंगे. और जो राइट विंग ब्रिटिश पार्टी, जिस तरह आपने देखा कि जी जर्मनी में ऑल्टरनेट फॉर डॉचलैंड एक पार्टी है जिसने बड़ा जबरदस्त राइट विंग, शदीद राइट विंग पार्टी है, एंटी इमिग्रेशन, एंटी मुस्लिम, ये एक ही मंत्रा इनका होता है, एंटी इमिग्रेशन, एंटी मुस्लिम, एंटी यूरोपियन यूनियन. ये यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ. वही पार्टी जर्मनी में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, फ्रांस में उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई. क्या बरतानिया में रिफॉर्म यूके नामी जो पार्टी है वो भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? दैट रिमेन्स टू बी सीन. सो या आई थिंक दिस वीक बाय फ्राइडे वी विल नो कि बरतानिया में सिचुएशन जो है वो क्या रहती है. अभी फिलहाल जो है वो वक्त आ गया आप लोग इजाजत ली जाए. दुनिया में जो कुछ हो रहा हो हमारी नजर तो जाहिर है भाई हमारी सुप्रीम कोर्ट पर ही होगी. आज फिर वही केस रिज्यूम होगा और ख्याल यही है, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि आज वुड बी द लास्ट डे ऑफ दिस सीट्स हियरिंग. किसी ने मुझे सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है इस केस में क्या होने वाला है. तो जो एक चीज मुझे लग रही है वो ये है कि पीटीआई को सीट्स तो मुझे मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं बज़ाहिर, लेकिन वो तो एक टेक्निकलिटीज में मामला ले जाया जा रहा है. और जहां कहीं गेम को खराब करनी होती है, आपको पता है टेक्निकलिटीज में मामले जाओ, तो यही काजी फायजी सा और उनके जो हम ख्याल जजेस हैं वो कर रहे हैं. हावेवर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये कि जो सीटें खाली होंगी, जो रिजर्व सीट्स, ये किसी को मिलेंगी या नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन. और मुझे लगता है कि ज़ात जो है जजेस में वो ये है. तो चलें जी, वक्त आ गया, आप लोग इजाज़त लीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो कल सुबह एक बार फिर होगी. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.